वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे पूरी पृथ्वी को एलियंस ने घेर लिया है। उनकी ताकत के सामने इंसानों के सबसे आधुनिक मिलिट्री भी बेबस हो जाती है। किसी भी पल पूरी मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। इंसानों की तरफ से किया गया हर हमला नाकाम हो जाता है, क्योंकि एलियंस के विशाल स्पेसशिप को एक अभेद्य शील्ड सुरक्षा देती है, जिसे तोड़ना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। तो आखिर पूरी दुनिया मिलके इन एलियंस का सामना कैसे करेगी? क्या इंसान अपनी बुद्धि और हिम्मत के दम पे इस असंभव युद्ध को जीत पाएंगे, या फिर पृथ्वी हमेशा के लिए एलियंस की हो जाएगी? अपने शानदार विजुअल इफेक्ट्स, दमदार स्टोरी टेलिंग और यादगार एलियन इन्वेजन को दिखाने के लिए इस फिल्म को 69th अकेडमी अवार्ड्स में 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से इसने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। तो देर नहीं करेंगे दोस्तों, और आज की इस बेहतरीन एलियन एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। आज की मूवी है इंडिपेंडेंस डे। कहानी की शुरुआत चांद की सतह से होती है, उसी जगह से जहां इंसान ने पहली बार कदम रखा था। लेकिन हम देखते हैं कि चांद पे एक विशाल परछाई छा रही है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक विशाल अंतरिक्ष यान है। ये जहाज तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। इधर सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी वो संस्था जो अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमय सिग्नलों की निगरानी करती है, वहां अचानक बेहद शक्तिशाली रेडियो सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। पहले तो वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आता कि ये सिग्नल आ कहां से रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में पता चल जाता है कि इनका सोर्स चांद की दिशा से है। ये खबर वो तुरंत स्पेस कमांड तक पहुंचा देते हैं। स्पेस कमांड में हम जनरल विलियम ग्रे को देखते हैं। वहां पे सभी को शुरुआत में लगता है कि शायद ये कोई उल्का पिंड होगा, लेकिन रडार पे साफ दिखाई देता है कि ये वस्तु अपनी दिशा बदल रही है और नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ रही है। यानी कि ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि किसी बुद्धिमान सभ्यता का अंतरिक्ष यान हो सकता है। इस जानकारी को बिना समय गवाए रक्षा अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती है, जो बिना समय गवाए राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे देते हैं। इसके बाद हम अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस जे विटमोरे से मिलते हैं। कभी वे एक बहादुर फाइटर पायलट थे और कम उम्र में ही अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन इसी वजह से कई लोग उन्हें अनुभवहीन भी मानते हैं। न्यूज़ चैनलों पे लगातार उनकी आलोचना हो रही होती है कि क्या इतना युवा राष्ट्रपति हमारे देश को चला भी पाएगा या नहीं। इसी दौरान हम वहां पे कम्युनिकेशन डायरेक्टर कॉन्स्टेंस कॉर्नियस पानो को भी देखते हैं, जो कि मीडिया और राजनीतिक दबाव को संभालने में लगी होती है। तभी राष्ट्रपति के पास फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि पृथ्वी की ओर एक अज्ञात विशाल अंतरिक्ष यान तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में मौजूद कई सैटेलाइट्स अचानक संपर्क होने लगते हैं। कुछ तो उस विशाल जहाज के रास्ते में आके नष्ट भी हो जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि ये चीज इतनी बड़ी है कि पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रह भी इसके सामने बेहद छोटे हैं। अब हम न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क का दृश्य देखते हैं, जहां डेविड लेविंसन अपने पिता जूलियस लेविंसन के साथ शतरंज खेल रहा होता है। वहां पे बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि डेविड का अपनी पत्नी से लगभग 3 साल पहले तलाक हो चुका है, लेकिन वो आज भी अपनी शादी की अंगूठी पहनता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन डेविड अब भी अपने पुराने रिश्ते को पूरी तरह भुला नहीं पाया है। डेविड पेशे से एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर होता है। उसका काम उपग्रहों और टीवी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की निगरानी करना होता है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि पूरी दुनिया में सैटेलाइट नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। रिपोर्ट्स देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है मानो कुछ सैटेलाइट्स अचानक अस्तित्व से ही गायब हो गए हो। यहीं से उसे महसूस होने लगता है कि ये मामला सामान्य नहीं है। इसके बाद कहानी हमें इंपीरियल वैली ले जाती है, जहां रसल केसी नाम का एक आदमी अपने पुराने विमान से खेतों में कीटनाशक छिड़कने का काम करता है, लेकिन शराब की लत की वजह से वो अक्सर गलत खेत में दवा छिड़क देता है। इसीलिए आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उसे पागल समझते हैं। रसल के 3 बच्चे होते हैं, मिगेल, ट्रॉय और एलिसिया। इसी बीच हम देखते हैं कि अंतरिक्ष यान में मौजूद उस विशाल जहाज से कई और विशाल डिस्कनुमा जहाज अलग होने लगते हैं। इंसानों के लिए वे इतने बड़े होते हैं कि पूरे के पूरे शहर को ढक सकते हैं। इधर व्हाइट हाउस में लगातार बैठकें चल रही होती हैं।
राष्ट्रपति कहते हैं कि अमेरिकी सेना को सामान्य स्थिति से कहीं अधिक सतर्क रहना होगा और किसी भी समय युद्ध जैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन समस्या ये होती है कि कुछ सैन्य इकाइयां 4th ऑफ जुलाई यानी कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में व्यस्त होता है, जिससे पूरी सेना का तुरंत सक्रिय करना आसान नहीं होता। उधर डेविड सैटेलाइट सिग्नलों को बहुत ही गहराई से समझ रहा होता है। तभी उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात समझ आती है। पूरी दुनिया में मौजूद सभी जहाज एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं, यानी वे अपनी अपनी जगह तय कर रहे होते हैं ताकि सही समय आने पर पूरी पृथ्वी पे एक साथ हमला कर सके। उधर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें आने लगती है कि आसमान में विशाल अज्ञात वस्तुएं दिखाई दे रही है। रूस से भी लाइव रिपोर्ट आती है, जहां लोग बादलों को चीरते हुए नीचे उतरते एक विशाल जहाज को देख के दहशत में आ जाते हैं। इसी बीच अमेरिकी सेना प्रशांत महासागर में गश्त कर रहे अपने लड़ाकू विमानों से संपर्क करती है। पायलट पहले बताते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही वे बादलों के भीतर प्रवेश करते हैं, उनके सारे उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं और अगले ही पल वे उस विशाल अंतरिक्ष यान से टकरा के नष्ट हो चुके होते हैं। अब उन एलियन जहाजों में से एक सीधे वाशिंगटन डीसी यानी कि व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रहा होता है। रक्षा अधिकारी राष्ट्रपति से तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना होता है कि अगर संकट की घड़ी में राष्ट्रपति ही राजधानी छोड़ के भाग जाएगा तो पूरे देश में डर और अराजकता फैल जाएगी, इसीलिए वे अपने लोगों के साथ यहीं रहेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति पूरे देश को इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के जरिए संबोधित करते हैं। वो लोगों से अपील करते हैं कि वे घबराएं नहीं, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उसी समय दुनिया के अलग अलग शहरों के ऊपर वे विशाल जहाज पूरी तरह पहुंच चुके होते हैं। उनकी परछाई पूरे शहरों को ढक लेती है। लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हर तरफ भगदड़, ट्रैफिक और चीख पुकार मच जाती है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या होने वाला है। इसी दौरान हम कैप्टन स्टीवन हिलर को देखते हैं, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एक बहादुर फाइटर पायलट होता है। वो छुट्टी में अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन डुब्रो और उसके बेटे डायलन के साथ समय बिता रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, सामने आसमान में मंडराते उस विशाल जहाज को देख के वो भी हैरान रह जाता है। उधर डेविड अपने ऑफिस पहुंच के अपने साथियों को बताता है कि एलियन जहाज किसी संयोग से नहीं रुके हैं। वे पूरी पृथ्वी पे रणनीतिक जगहों पे अपनी स्थिति ले रहे हैं और ठीक 7 घंटे बाद एक साथ हमला करेंगे। डेविड तुरंत अपनी पूर्व पत्नी कॉनी को फोन करता है और चेतावनी देता है कि वो तुरंत व्हाइट हाउस को छोड़ दे, क्योंकि हमला होने वाला है। लेकिन राष्ट्रपति के भाषण में व्यस्त होने की वजह से कॉनी उसकी बात गंभीरता से नहीं ले पाती और फोन को काट देती है। डेविड समझ जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है। वो अपने पिता जूलियस के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि उन्हें तुरंत व्हाइट हाउस चलना होगा, क्योंकि केवल राष्ट्रपति ही पूरी दुनिया को समय रहते चेतावनी दे सकते हैं। उधर स्टीवन हिलर की छुट्टियां रद्द कर दी जाती है। उसे तुरंत अपने यूनिट में रिपोर्ट करने का आदेश मिलता है। जैस्मिन चाह के भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि एक सैनिक के लिए सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपनी पत्नी मर्लिन विटमोरे, जो कि उस समय लॉस एंजलिस में होती है, उनसे फोन पे बात करते हैं और तुरंत शहर छोड़ने को कहते हैं। राष्ट्रपति जानते हैं कि अब हालात किसी भी पल बेकाबू हो सकते हैं और दूसरी तरफ डेविड अपने पिता के साथ व्हाइट हाउस की ओर निकल जाता है, ताकि किसी तरह राष्ट्रपति तक पहुंच के पूरी दुनिया को आने वाले विनाश से पहले चेतावनी दे सके। रास्ते में चारों तरफ भगदड़ मची होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ के भाग रहे होते हैं। तभी डेविड के पिता डेविड से कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि व्हाइट हाउस के अंदर ऐसे ही घुस जाओगे? वहाँ कोई भी जाके राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। लेकिन डेविड पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अगर उन्होंने अभी राष्ट्रपति को सच नहीं बताया तो कुछ ही घंटों में बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ हम रसल के बच्चों को देखते हैं, जो टीवी पे लाइव न्यूज देख रहे होते हैं। ये सब देख के उसका बड़ा बेटा मिगेल परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ अब रुकना मौत को बुलाने जैसा है। वो अपने भाई बहनों ट्रॉय और एलिसिया को लेके शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रसेल आ जाता है। अपने पिता को सामने देख के मिगेल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है, आपने हमारी जिंदगी कभी गंभीरता से नहीं ली, हमेशा शराब पीते रहे, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आज भी आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता। साफ दिखाई देता है कि दोनों बाप बेटों के बीच का रिश्ता लगभग टूट चुका है। इधर कैप्टन स्टीवन अपने बेस पहुंच चुका होता है।
वहाँ उसे पता चलता है कि पूरी यूनिट को तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश मिला है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन, वो देखती है कि पूरे शहर में सिर्फ डर और अफरा तफरी फैली हुई है, इसीलिए वो बिना देर किए नौकरी छोड़ देती है और बेटे को लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ती है। काफी मुश्किलों के बाद डेविड और जूलियस व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि उन्हें अंदर जाने को ही नहीं दिया जाता। तभी डेविड अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है और वो किसी तरह अपनी पूर्व पत्नी कॉनी का निजी संपर्क ढूंढ लेता है और सीधे उसे फोन कर देता है। कॉनी ये देख के हैरान रह जाती है कि डेविड उसके निजी नंबर तक कैसे पहुंच गया। मन ना होते हुए भी कॉनी उसे अंदर बुला लेती है। वो कहती है कि राष्ट्रपति अभी बेहद व्यस्त है और शायद तुमसे मिलना भी ना चाहे। राष्ट्रपति पहले तो डेविड से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन जैसे ही डेविड कहता है कि उसे सैटेलाइट्स में आ रही गड़बड़ी की असली वजह का पता चल गया है, राष्ट्रपति तुरंत उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। डेविड समझाता है कि एलियंस सीधे पूरी दुनिया से संपर्क नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इंसानों के अपने सैटेलाइट नेटवर्क को ही अपने नियंत्रण में ले लिया है। वही सिग्नल अब पूरी पृथ्वी पे मौजूद एलियन जहाजों के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। मैंने उन सिग्नलों को अच्छे से समझा है, वे दरअसल में एक काउंटडाउन है। कुछ ही घंटों बाद सभी जहाज एक साथ हमला करने वाले हैं। उसी समय सेना एलियन जहाजों के और करीब जाके उनकी गतिविधियों को जानने के लिए हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर भेजती है। हेलीकॉप्टर जैसे ही जहाज के पास पहुंचते हैं, उसके निचले हिस्से में विशाल दरवाजे खुलने लगते हैं। अगले ही पल वहां से ऊर्जा की भीषण किरणें निकलती है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर हवा में विस्फोट हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति समझ जाते हैं कि हालात उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद राष्ट्रपति न चाहते हुए भी व्हाइट हाउस खाली करने का फैसला करते हैं। उधर दुनिया के अलग अलग शहरों के ऊपर मंडरा रहे एलियन जहाज धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। उनके निचले हिस्से खुलते हैं और कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक भयानक ऊर्जा किरण निकलती है और हम देखते हैं कि अगले ही पल पूरा व्हाइट हाउस एक भीषण विस्फोट में राख हो जाता है। सिर्फ वाशिंगटन ही नहीं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और दुनिया के कई बड़े शहर एक साथ आग के समंदर में बदल जाते हैं। पूरी मानव सभ्यता पे ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ था। किस्मत से एयरफोर्स वन समय रहते उड़ान भर चुका होता है। राष्ट्रपति और उनके साथ मौजूद लोग किसी तरह उस महाविनाश से बच जाते हैं, लेकिन नीचे पूरी दुनिया जल रही होती है। इधर जैस्मिन अपने बेटे डिलन के साथ किसी तरह उस भयानक विस्फोट से बच निकलती है। वो अपने बेटे को संभालते हुए सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ एयरफोर्स वन में मौजूद राष्ट्रपति लगातार अपनी पत्नी मर्लिन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता। उधर एयरबेस में सभी फाइटर पायलटों को ब्रीफ किया जाता है। अब इंसानों के पास इंतजार करने का समय नहीं बचा था, इसीलिए फैसला लिया जाता है कि एलियन जहाजों पे सीधा हमला किया जाएगा। कुछ ही देर बाद कैप्टन स्टीवन हिलर अपने साथियों के साथ फाइटर जेट लेके उड़ान भरता है। आसमान में पहुंचते ही सभी पायलट विशाल एलियन जहाज को घेर लेते हैं और एक साथ अपनी मिसाइलें दाग देते हैं। लेकिन जो अगला नजारा दिखाई देता है उसे देख के सभी के होश उड़ जाते हैं। मिसाइलें जहाज तक पहुंचने से पहले ही किसी अदृश्य दीवार से टकरा के फट जाती है। ऐसा लगता है कि मानो जहाज के चारों ओर कोई इनविजिबल एनर्जी शील्ड मौजूद हो जो हर हमले को आसानी से रोक रहा हो। यानी इंसानों का सबसे शक्तिशाली हथियार भी उस जहाज को छू तक नहीं पाया। इसी बीच उस विशाल जहाज के अंदर से दर्जनों छोटे छोटे एलियन फाइटर क्राफ्ट बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड में आसमान एक भयानक हवाई युद्ध का मैदान बन जाता है। एलियन फाइटर क्राफ्ट इंसानी लड़ाकू विमानों से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीले होते हैं। वो एक एक करके अमेरिकी विमानों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। कई पायलट पलक झपकते ही मार गिराए जाते हैं। स्टीवन और उसका सबसे करीबी दोस्त किसी तरह लगातार बचते हुए जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं। स्टीवन किसी तरह दुश्मन को चकमा देके निकल जाता है, लेकिन उसका दोस्त इतना भाग्यशाली नहीं होता। एक एलियन जहाज उसके विमान को निशाना बनाता है और अगले ही पल उसका फाइटर जेट आग के गोले में बदल जाता है। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख स्टीवन के चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन अब भी एक एलियन फाइटर उसका लगातार पीछा कर रहा होता है।
स्टीवन पूरी ताकत से अपने विमान को पहाड़ों और घाटियों के बीच घुमाता है। वो एलियन को एक सकरी घाटी के अंदर ले जाता है। तेज रफ्तार की वजह से एलियन समय रहते अपने जहाज को संभाल नहीं पाता और सीधे पहाड़ से टकरा के क्रैश हो जाता है। स्टीवन का विमान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका होता है, इसीलिए वो तुरंत इजेक्ट करता है और पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पे उतर आता है। जमीन पे उतरते ही वो गुस्से में क्रैश हुए एलियन जहाज की तरफ बढ़ता है। वो जहाज का हैच खोलता है और पहली बार किसी इंसान की नजर एक असली एलियन पे पड़ती है। वो बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं होता, बल्कि विशाल कीड़े जैसी आकृति वाला जीव होता है। स्टीवन कुछ पर उसे घूरता है और अगले ही पल जोरदार मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो अपने पैराशूट की रस्सियों से उस एलियन को बांध देता है और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है। इधर एयरफोर्स वन में माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ होता है। राष्ट्रपति के रक्षा मंत्री अब साफ कहते हैं कि पारंपरिक हथियारों से इन एलियंस को हराना असंभव है। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, न्यूक्लियर स्ट्राइक। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। उनका कहना होता है कि जिन शहरों पे एलियन जहाज खड़े हैं वहां अभी भी लाखों निर्दोष लोग जिंदा है। अगर वहां परमाणु हमला किया गया तो अपने ही नागरिक मारे जाएंगे। वहां पे डेविड भी मौजूद होता है और इस योजना का विरोध करता है। उसका मानना होता है कि बिना कोई और रास्ता खोजे सीधे परमाणु हमला करना सही फैसला नहीं है। तभी डेविड के पिता जूलियस अचानक एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर पूरा कमरा खामोश हो जाता है। वे कहते हैं, अगर सरकार ने एरिया 51 में छिपाई हुई सच्चाई पहले ही सबको बता दी होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। राष्ट्रपति तुरंत कहते हैं कि एरिया 51 जैसी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। तभी रक्षा मंत्री धीरे से कहते हैं, नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, एरिया 51 सचमुच में मौजूद है। यह सुनकर राष्ट्रपति खुद हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी आज तक इस गुप्त ठिकाने की सच्चाई नहीं बताई गई थी। अब राष्ट्रपति के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। वे तुरंत आदेश देते हैं कि एयरफोर्स वन का रुख एरिया 51 की तरफ मोड़ दिया जाए। उधर जैस्मीन लगातार तबाह हुए शहर से लोगों को बचाती हुई आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे सड़क के किनारे एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी मर्लिन विटमोरे गंभीर रूप से घायल पड़ी होती है। मर्लिन की सांसें तो चल रही होती है, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक होती है। दूसरी तरफ स्टीवन उस बेहोश एलियन को पैराशूट से बांध के रेगिस्तान में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उड़ान के दौरान उसने दूर एक सैन्य अड्डा देखा था, वो उसी तरफ जा रहा होता है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक काफिले से होती है जो इंपीरियल वैली छोड़ के भाग रहे होते हैं। उन्हीं लोगों में से एक रसल केस भी होता है। स्टीवन उससे कहता है, मुझे पास के एयरबेस तक पहुंचा दो। आखिरकार वे सभी उसकी बात मान लेते हैं और उसे अपने साथ बिठा के उसी दिशा में चल पड़ते हैं। उधर राष्ट्रपति का विमान एरिया 51 पहुंच जाता है। वहां उतरते ही राष्ट्रपति हैरानी से चारों तरफ देखने लगते हैं। उन्हें आज तक यही बताया गया था कि एरिया 51 सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन आज वे खुद उसके अंदर खड़े थे। राष्ट्रपति रक्षा मंत्री से पूछते हैं, अगर ये जगह सचमुच मौजूद थी तो मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया गया? रक्षा मंत्री शांत स्वर में जवाब देते हैं, क्योंकि जब भी पत्रकारों या जनता ने आपसे एरिया 51 के बारे में पूछा तब आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना था कि ऐसी कोई जगह नहीं है। अगर आपको सच पता होता तो शायद आप अपने विश्वास से झूठ नहीं बोल पाते। कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैकिश ओकून से होती है। डॉक्टर ओकून कई वर्षों से एलियन तकनीक पर शोध कर रहे होते हैं। वे सभी को एक विशाल हैंगर के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके सामने एक असली अंतरिक्ष यान रखा होता है। डॉक्टर ओकून बताते हैं कि ये वही जहाज है जो 1947 में रोजवेल इंसिडेंट के दौरान बरामद हुआ था। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इसे समझने और चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। फिर वे एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं, जब तक एलियंस पृथ्वी से दूर थे यह जहाज पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन जब से एलियंस का विशाल मदरशिप पृथ्वी के पास पहुंचा है तब से ये जहाज अपने आप सक्रिय होने लगा है। यानी साफ था कि ये किसी भी तरह अपने मदरशिप से संपर्क स्थापित कर रहा था। ये सुनकर डेविड के दिमाग में एक नई बात आती है। वो समझ जाता है कि अगर वो पहले एलियंस के सिग्नलों के पैटर्न को समझ सकता है तो शायद इस जहाज के जरिए उनकी तकनीक को भी समझा जा सकता है। राष्ट्रपति तुरंत उससे पूछते हैं, क्या तुम इसकी प्रणाली को पढ़ सकते हो? डेविड बिना समय गवाए जहाज का निरीक्षण शुरू कर देता है। इसी बीच डॉक्टर ओकून सभी को एक सुरक्षित प्रयोगशाला में ले जाते हैं। वहां मोटे शीशों के पीछे एलियंस के 2 मृत शरीर सुरक्षित रखे गए होते हैं। डॉक्टर ओकून बताते हैं कि इन जीवों का शरीर इंसानों से बिल्कुल अलग है।
लेकिन ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, गर्मी महसूस करते हैं और पूरी तरह जैविक प्राणी हैं, यानी इन्हें भी मारा जा सकता है। वे आगे बताते हैं कि इन जीवों के पास इंसानों जैसी वोकल कॉर्ड्स नहीं है, इसीलिए वे आवाज निकाल के बात नहीं करते, बल्कि टेलीपैथी यानी कि मानसिक तरंगों के जरिए एक दूसरे से संवाद करते हैं। इतने में बाहर सैनिकों के बीच अचानक हलचल मच जाती है। स्टीवन हिलर वहां पहुंच चुका होता है। सैनिक पहले तो उसे अंदर जाने से रोकते हैं। तभी स्टीवन मुस्कुरा के पैराशूट हटाता है। जैसे ही सभी की नजर उस जिंदा एलियन पे पड़ती है, पूरे बेस में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर अपून भी दौड़ते हुए वहां पे पहुंचते हैं। आगे स्टीवन हिलर को राष्ट्रपति से मिलवाया जाता है। राष्ट्रपति उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में वही पहला इंसान था जिसने एक एलियन को जिंदा पकड़ा था। स्टीवन को भी बाकी बचे हुए लोगों के साथ एरिया 51 में ही रोक लिया जाता है, लेकिन स्टीवन का ध्यान बार बार जैस्मिन और टिलन की तरफ जा रहा होता है। वो अधिकारियों से इजाजत लेके उस इलाके में जाना चाहता है जहां उसका घर था, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि पूरा इलाका एलियन हमले में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, तो उसे लगने लगता है कि शायद जैस्मिन और डिलन अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ जैस्मिन और फर्स्ट लेडी मर्लिन विटमोरे के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मर्लिन की चोटें इतनी गंभीर थी कि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इधर एरिया 51 में वैज्ञानिक उस जिंदा पकड़े गए एलियन की जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान वो एलियन होश में आ जाता है। अगले ही पल पूरा कमरा चीखों से गूंज उठता है। एलियन अपनी असाधारण ताकत से वहां मौजूद वैज्ञानिकों और सैनिकों पे हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में कई लोग मारे जाते हैं। डॉक्टर ओकुन भी उसकी मानसिक शक्ति की चपेट में आ जाते हैं। हंगामा सुन के राष्ट्रपति, डेविड और बाकी अधिकारी तुरंत प्रयोगशाला की तरफ दौड़ते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर ओकुन किसी अदृश्य शक्ति के वश में खड़े हैं। असल में एलियन डॉक्टर ओकुन के दिमाग का इस्तेमाल करके इंसानों से बात कर रहा होता है। उसकी आवाज डॉक्टर ओकुन के मुंह से निकल रही होती है। राष्ट्रपति कहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, अगर संभव हो तो हम शांति से बात करना चाहते हैं। एलियन जवाब देता है, शांति जैसी कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ मौत होगी, तुम्हारी दुनिया मर जाएगी। इतना कहने के बाद वो अपनी मानसिक शक्ति से राष्ट्रपति के दिमाग पर भी हमला करने की कोशिश करता है। राष्ट्रपति दर्द से तड़प उठते हैं। तभी सैनिक बिना देर किए एक साथ गोलियां चला देते हैं। दर्जनों गोलियां लगने के बाद आखिरकार वो एलियन मारा जाता है। राष्ट्रपति अब होश में आ चुके होते हैं। राष्ट्रपति बताते हैं कि जब एलियन उनके दिमाग से जुड़ा था, तब उन्होंने उसकी सोच की एक झलक देखी थी। उन्हें पता चला था कि ये जीव टिड्डियों के झुंड की तरह एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा रहे हैं। जिस ग्रह पे भी ये जाते हैं, वहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म कर देते हैं, पूरी सभ्यता को मिटा देते हैं और फिर अगले ग्रह की ओर बढ़ जाते हैं। अब पृथ्वी भी उनके लिए सिर्फ एक और शिकार थी। ये सुन के कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ जाता है कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब राष्ट्रपति आखिरी उम्मीद के तौर पे परमाणु हमला करने का आदेश देते हैं। उधर डेविड निराश होकर अकेले बैठ जाता है। तब कॉनी उसके पास आती है। बातचीत के दौरान महसूस होता है कि दोनों के बीच आज भी प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी बीच स्टीवन बिना किसी आदेश के इंतजार किए एक हेलीकॉप्टर लेके एरिया 51 से निकल पड़ता है। उसे सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद जैस्मिन और टिलन अभी भी जिंदा हो। उधर सेना एलियन जहाज पे परमाणु मिसाइल दाग देती है। भयानक विस्फोट होता है। कुछ पल के लिए सभी को लगता है कि आखिरकार इंसानों ने बाजी मार ली, लेकिन जैसे ही धुएं का गुबार हटता है, विशाल एलियन जहाज पहले की तरह बिल्कुल सुरक्षित खड़ा दिखाई देता है। उसकी एनर्जी शील्ड ने परमाणु विस्फोट तक को रोक लिया था, यानी इंसानों का सबसे शक्तिशाली हथियार भी बेअसर साबित हो चुका था। यह देख के राष्ट्रपति भारी मन से मिशन रद्द करने का आदेश दे देते हैं। उधर स्टीवन आखिरकार जैस्मिन और डिलन को ढूंढ निकालता है। जैस्मिन उसे बताती है कि उसने रास्ते में फर्स्ट लेडी को भी बचा लिया है। वो तुरंत उन्हें लेके वापस एरिया 51 पहुंचता है। डॉक्टर मर्लिन की जांच शुरू करते हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर होती है। कुछ देर बाद राष्ट्रपति अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलते हैं और मर्लिन हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। पत्नी की मौत से राष्ट्रपति पूरी तरह टूट जाते हैं। उधर डेविड भी निराश होकर बैठा होता है। उसे लगने लगता है कि वो पृथ्वी को बचाने में असफल हो गया। तभी उसके पिता जूलियस उसके पास आके उसे हिम्मत देते हैं। वे कहते हैं, हार मान के जमीन पे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा।
ऐसे पड़े रहोगे तो जुकाम हो जाएगा। जुकाम शब्द सुनते ही डेविड के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे इंसानों की जीत का पहला असली रास्ता मिल चुका होता है। वो तुरंत राष्ट्रपति स्टीवन और बाकी अधिकारियों को उस हैंगर में ले जाता है जहां एलियन का बरामद किया गया अंतरिक्ष यान रखा हुआ था। वहां पहुंच के डेविड जहाज के चारों ओर मौजूद एनर्जी शील्ड को दिखाता है। वो समझाता है कि यही वो सुरक्षा कवच है जिसकी वजह से इंसान कोई भी मिसाइल या परमाणु बम से उस जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिर वो कहता है अगर इंसानों को वायरस से बीमार किया जा सकता है तो मशीनों को भी वायरस से बीमार किया जा सकता है। उसका पूरा प्लान ये था कि वे एलियंस के मदरशिप के कंप्यूटर सिस्टम में एक कंप्यूटर वायरस छोड़ देंगे। जैसे ही वायरस पूरे नेटवर्क में फैलेगा, कुछ समय के लिए सभी एलियन जहाज़ों की एनर्जी शील्ड बंद हो जाएगी और वही इंसानों के पलटवार का सबसे बड़ा मौका होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर मदरशिप तक पहुंचेगा कौन। तब स्टीवन बिना एक पल सोचे कहता है, मैं इन जहाज़ों से लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये कैसे उड़ते हैं। अगर कोई कोशिश कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। डेविड भी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि वो जहाज के कंप्यूटर सिस्टम में वायरस डाल देगा। इतने में डेविड जहाज को पकड़कर रखे गए सपोर्ट हटाने का आदेश देता है। जैसे ही सपोर्ट हटाए जाते हैं, वो एलियन जहाज अपने आप हवा में तैरने लगता है। अब किसी को भी इस बात पे शक नहीं रहता कि मदरशिप के पृथ्वी के पास आते ही ये जहाज पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। अब अगला सवाल था, पूरी दुनिया में बचे हुए देशों तक ये योजना कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि ज्यादातर आधुनिक संचार व्यवस्था एलियन के कब्जे में जा चुकी थी। तभी मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। मोर्स कोड एक पुरानी संचार प्रणाली है जिसमें छोटे और लंबे सिग्नलों के जरिए संदेश भेजे जाते हैं। ये तरीका अपना के दुनिया के अलग अलग सैन्य अड्डों से संपर्क किया जाता है। कई दूसरे देशों तक ये संदेश पहुंचाया जाता है कि इंसानों को एलियंस की शील्ड हटाने का तरीका मिल चुका है। अब पूरी दुनिया पहली बार एक ही मिशन के लिए एकजुट हो जाती है। लेकिन एक नई समस्या सामने आ जाती है। ज्यादातर एयरबेस नष्ट हो चुके थे और जिनके पास विमान भी बचे थे उनके पास उन्हें उड़ाने के लिए पर्याप्त पायलट नहीं थे। इसीलिए सेना घोषणा करती है, जो भी व्यक्ति लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता हो वो तुरंत रिपोर्ट करे। उसी समय रसेल आगे आ जाता है। उधर डेविड और स्टीवन भी अपने सबसे खतरनाक मिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। योजना के मुताबिक वे एलियन जहाज उड़ा के सीधा मदरशिप के अंदर जाएंगे। डेविड वहां वायरस अपलोड करेगा और उसके बाद जहाज के अंदर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी जाएगी। उस मिसाइल में लगभग 30 सेकंड का टाइमर लगाया जाएगा ताकि दोनों के पास वहां से सुरक्षित निकलने का थोड़ा सा समय मिल सके। अब युद्ध शुरू होने से पहले पूरी दुनिया के बचे हुए सैनिक एरिया 51 पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब राष्ट्रपति थॉमस जे विटमोरे सभी सैनिकों के सामने खड़े होते हैं। वे कहते हैं, आज हम सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आज पूरी मानव जाति के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हम जीत गए तो आने वाली पीढ़ियां इस दिन को सिर्फ अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के रूप में नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के आज़ादी के दिन के रूप में याद रखेगी। हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जिंदा रहेंगे और आज इंसानियत साबित कर देगी कि उसे मिटाना इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति का यह भाषण सुन के हर सैनिक का हौसला कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति खुद भी एक फाइटर जेट कॉकपिट में बैठ जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले वे अमेरिकी वायुसेना के एक बेहतरीन पायलट रह चुके थे। दूसरी तरफ डेविड और स्टीवन एलियन जहाज के अंदर बैठते हैं। शुरुआत में जहाज को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, लेकिन स्टीवन धीरे धीरे उसके कंट्रोल समझने लगता है और कुछ ही देर में सफलतापूर्वक जहाज उड़ा के अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। जैसे ही स्टीवन और डेविड पृथ्वी की कक्षा पार करके एलियंस के विशाल मदरशिप के पास पहुंचते हैं, उनका जहाज अपने आप उसकी ओर खींचने लगता है। दरअसल मदरशिप अपने सभी छोटे जहाजों को एक विशेष डॉकिंग सिस्टम की मदद से अंदर खींच लेती थी। एलियंस को लगता है कि ये उनका ही जहाज वापस लौट रहा है, इसीलिए बिना किसी शक के उसे अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं। उधर पृथ्वी पर राष्ट्रपति विटमोरे, रसेल और दुनिया भर के बाकी फाइटर पायलट अपने अपने लक्ष्य के सामने तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन किसी को भी हमला शुरू करने की अनुमति नहीं होती। सब डेविड के संदेश का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब एलियंस की शील्ड बंद होगी। इधर स्टीवन और डेविड मदरशिप के अंदर पहुंचते हैं। अंदर का नजारा देख के दोनों दंग रह जाते हैं। चारों तरफ विशाल मशीनें, हथियार, अनगिनत एलियन जहाज और युद्ध की तैयारियां चल रही थी। यानी कि साफ था कि पृथ्वी को तबाह करने के बाद उनका अगला निशाना कोई और ग्रह बनने वाला था।
कुछ ही देर में उनका जहाज कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाता है। वहां मौजूद एलियन उनके जहाज को अपना ही जहाज समझ के सिस्टम से जोड़ देते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके बीच इंसान मौजूद है। यह मौका देख के डेविड अपना लैपटॉप एलियन सिस्टम से कनेक्ट कर देता है और कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर वायरस पूरे नेटवर्क में अपलोड कर देता है। वायरस फैलते ही वो तुरंत पृथ्वी पे संदेश भेजता है। संदेश मिलते ही राष्ट्रपति सबसे पहले अपनी मिसाइल दागकर देखते हैं। इस बार मिसाइल सीधे एलियन जहाज से टकराती है और जबरदस्त धमाका होता है। अगले ही पल पूरी दुनिया के फाइटर जेट एक साथ एलियन जहाजों पे टूट पड़ते हैं। पहली बार उनकी मिसाइलें सीधे निशाने पे लगती है और एलियन जहाजों में भी धमाके होने लगते हैं। लेकिन तभी उन विशाल जहाजों से सैकड़ों छोटे छोटे फाइटर क्राफ्ट्स बाहर निकल आते हैं। कुछ ही पलों में पूरा आसमान भयानक हवाई युद्ध में बदल जाता है। कई बहादुर पायलट शहीद हो जाते हैं, लेकिन इस बार एलियंस भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे होते हैं। इसी दौरान विशाल डिस्ट्रॉयर शिप का निचला हिस्सा खुलने लगता है, वही हिस्सा जहां से वो पृथ्वी पे विनाशकारी हमला करने वाले थे। लेकिन तब तक लगभग सभी फाइटर जेट अपनी आखिरी मिसाइल भी दाग चुके होते हैं। राष्ट्रपति के विमान में भी कोई मिसाइल नहीं बचती। तभी अचानक रसेल रेडियो पे आवाज देता है, मेरे पास अभी भी एक मिसाइल बाकी है। वो तेजी से उस खुले हुए ऊर्जा हथियार की तरफ बढ़ता है। रसेल निशाना साध के मिसाइल दागता है, लेकिन मिसाइल लॉन्च ही नहीं होती। एक पल के लिए सबकी सांसें रुक जाती है। तभी रसेल रेडियो पे अपने बच्चों के लिए आखिरी संदेश देता है, मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगले ही पल वो अपना पूरा विमान उसी खुले हुए ऊर्जा हथियार के अंदर घुसा देता है। एक भयानक विस्फोट होता है और पूरा एलियन डिस्ट्रॉयर शिप आग के विशाल गोले में बदल जाता है। रसेल अपनी जान दे के पूरी मानवता को बचा लेता है। उधर पृथ्वी पर मिगेल ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। जिस पिता को वो कभी निकम्मा समझता था, आज वही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। उसकी आंखें गर्व और आंसुओं से भर जाती है। इधर मदरशिप के अंदर डेविड और स्टीवन भी अपने मिशन का आखिरी चरण शुरू कर देते हैं। वे परमाणु मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। मिसाइल सीधी मदरशिप के कंट्रोल सेंटर में जाके फंस जाती है। हालांकि उसमें 30 सेकंड का टाइमर लगा होता है, इसीलिए अभी विस्फोट नहीं होता। लेकिन मिसाइल से टकराते ही उनका जहाज, जो डॉकिंग सिस्टम से लॉक था, तुरंत अनलॉक हो जाता है। अब स्टीवन अपनी पूरी पायलटिंग स्किल दिखाते हुए पूरी रफ्तार से मदरशिप से बाहर निकलने लगता है। शिप के विशाल दरवाजे बंद होने लगते हैं। आखिरी सेकंड में स्टीवन किसी तरह जहाज को बाहर निकाल देता है और ठीक उसी समय मदरशिप के अंदर रखा परमाणु बम फट जाता है। इतना भीषण विस्फोट होता है कि पूरा मदरशिप आग के समंदर में बदल जाता है। उस विस्फोट की चपेट में स्टीवन और डेविड का जहाज भी आ जाता है और नियंत्रण खो देता है। उधर पृथ्वी पर लोग जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में बाकी एलियन जहाज भी एक एक करके गिरने लगते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभी भी चिंतित थे। वे बार बार पूछते हैं, स्टीवन और डेविड से कोई संपर्क हुआ? जवाब मिलता है, नहीं सर, उनका संपर्क टूट चुका है। कुछ पल के लिए सबकी खुशी मातम में बदल जाती है। तभी रेडार पर एक हल्का सा सिग्नल दिखाई देता है। सभी लोग उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं और फिर धूल के बीच से दो परछाइयां उनकी ओर चलती हुई दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि डेविड और स्टीवन होते हैं। मदरशिप के विस्फोट के बाद उन्होंने समय रहते जहाज से बाहर छलांग लगा दी थी और पैराशूट की मदद से सुरक्षित बच निकले थे। उन्हें जिंदा देख के पूरा एरिया 51 तालियों और खुशियों से गूंज उठता है। अब कॉनी और डेविड के बीच भी दूरियां मिट चुकी होती है। राष्ट्रपति आगे बढ़ के स्टीवन और डेविड से हाथ मिलाते हैं। चारों ओर नजर डालने पे अब सिर्फ टूटे एलियन जहाज दिखाई दे रहे थे। आखिरकार इंसानियत ने वो जंग जीत ली थी जिसे जीतना कभी नामुमकिन माना जा रहा था। इसी के साथ इंडिपेंडेंस डे की ये शानदार कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकतवर हथियारों में नहीं है, बल्कि उसकी एकता, हिम्मत और कभी हार न मानने वाली सोच में है। जब पूरी दुनिया अपनी सीमाएं, राजनीति, धर्म और मतभेद भुला के एक साथ खड़ी हो जाती है, तब सबसे असंभव लगने वाली लड़ाई भी जीती जा सकती है। ये फिल्म में एलियंस केवल एक दुश्मन नहीं है, वे उस हर संकट का प्रतीक है जो इंसानों को बांट के कमजोर करना चाहता है। लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं से बनता है जो डर के आगे झुकते नहीं, बल्कि उम्मीद का हाथ थाम के आखिरी सांस तक लड़ते हैं।
तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपको ये ऑस्कर विनिंग मूवी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन मास्टरपीस ऑस्कर विनिंग मूवीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो मिलेंगे दोस्तों किसी और नए ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।